हेलो डियर स्टूडेंट, आप क्लास 12 आप सभी का संसिद्धि यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा था गॉस का अनुप्रयोग। आप सभी जानते हो आपके सिलेबस में 3 अनुप्रयोग है, जिसमें से पहला हो गया था बेटा, हम लोगों को एक समान रूप से आवेशित एक सीधा तार दिया जाता था और कहा जाता था उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। वो चीज़ हम लोग ज्ञात कर रहे थे। आज हम लोगों को एक सीट दिया जाएगा बेटा, कहा गया है दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर होगी यानी सीट होगी और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है? तो ये गॉस का दूसरा अनुप्रयोग है, इसको हम लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले आप एक सीट ले लीजिए बेटा। हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास एक सीट है। चलिए ये ठीक है, ये हम लोगों के पास एक सीट हो गया बेटा। ओके, और ये एक समान रूप से आवेशित है। हम सपोज कर लेंगे ये ऐसे एक समान रूप से धन आवेशित है। जरूरी नहीं कि धन आवेशित हो, ऋण आवेशित भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बस उससे वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बदलेगी बस। क्लियर? ऐसे एक समान रूप से आवेश इस पर वितरित है। हम ये भी बता देंगे कि इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है बेटा वो सिग्मा है। कितना है? सिग्मा है। ऐसे हम सपोज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे पूरा एक समान रूप से वितरित होगा इस पर आवेश धन। कुछ इस तरीके से बात समझ में आ रही है? अब ये हमारे पास एक सीट है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। बात क्लियर है? अब इसके निकट आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे प्लेट हो गया तो इस प्लेट के निकट यहाँ पर कोई एक बिंदु सेलेक्ट करना है, वहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सपोज कर लेंगे बेटा, ध्यान देना, हम क्या करेंगे यहाँ से सपोज कर लेंगे r दूरी पर इस सीट से, हालांकि दूरी पर निर्भर तो नहीं करता लेकिन अभी के लिए मान लो ये ऐसे हम सपोज कर लेंगे। ओके, यहाँ पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर है ये सारी चीजें हम बता देंगे। कितनी दूरी पर है बेटा? तो r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ओके, अब आप बात को समझना। हमारे पास एक सीट है बेटा और उस सीट पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। यानी कि अगर हम कुल आवेश को कुल क्षेत्रफल जितना भी होगा भाग करेंगे तो सिग्मा हमको मिलेगा। कह सकते हो कि सीट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होगी वो सिग्मा के बराबर होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गया? अब इस सीट से r दूरी पर एक बिंदु P आपने माना है, उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए आप करते क्या हो? सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस सपोज करते हो और उसकी विशेषता आप पहले से जानते हो। सबसे पहली बात तो उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। दूसरी चीज स्रोत के सिमेट्रिक होना चाहिए यानी कि सममित होना चाहिए। चलो हम सपोज करते हैं एक हमारे पास गॉसियन बेलन है। क्या है बेटा? हम लोग सपोज कर लेंगे कि हमारे पास एक गॉसियन बेलन है। ठीक है, ऐसे ओके ठीक है, मैं बेलन बना रहा हूँ और एक मिनट इस सबको हटा दूँ। फिर अभी लिख दूंगा फिर से।
चलो हम लोग क्या करेंगे, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ सपोज कर लेंगे बेटा। बेलन कैसा होता है, तो उसमें एक वक्र पृष्ठ होता है और दो समतल पृष्ठ होते हैं। कुछ इस तरीके से। ये बेलन हो गया बेटा। और हम सपोज करेंगे कि ये बेलनाकार जो गॉसियन सरफेस आपने कल्पना किया है वो पृष्ठ के आर पार है, इस तरीके से। अगर पृष्ठ ऐसे है तो इसकी ऐसे आर पार गॉसियन बेलन की हम लोग कल्पना करेंगे। अच्छा, तो वो चीज़ आप समझा दिए, जिसको यहाँ पर दिखना चाहिए कि ऐसा है, उसके लिए हम कुछ इस तरीके से बना देंगे इसको। इधर डॉटेड कर देंगे बेटा, क्योंकि ये पृष्ठ के उस पार होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। वन मिनट, अभी इसको हम बना देंगे। ये होगी बात समझ में आ रही बेटा। अच्छा, इसको भी डॉटेड कर दो। ये चीज अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेलन है और ये बेलन पृष्ठ में यहाँ से प्रवेश कर रहा है, और इसका ये इतना पार्ट जो होगा बेटा इस सीट के उस पार होगा, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैंने डॉटेड कर दिया। फिर यहाँ से दिखने लगेगा आपको इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर? और यहाँ पर ऐसे आप समझा दीजिएगा कि एक समान रूप से आवेश ऐसे वितरित है, इस तरह से। बात समझ में आ रही? यहाँ आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इस पार क्या है बेटा, एक गॉसियन बेलन है, इधर की ओर गया। ओके, इसको भी हटा दीजिए। या फिर एक काम करिए, डॉटेड कर दीजिए ऐसे। चलो बेटा, आप ध्यान से समझना। आपके पास एक सीट था, उस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित था, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा था। बात समझ में आ रही है? इस पृष्ठ जो आपका एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर आप सपोज किए थे बेटा। यहाँ पर आप एक सपोज किए थे पी, बिंदु पी, इस तरीके से। और इस पर आपको क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बात समझ में आ रही? हाँ, कितनी दूरी पर किए थे, तो वो डिस्टेंस आप सब जानते हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग डिस्टेंस को, दूरी को लिखे थे आर। आर इतनी ही दूरी क्या होगी, इधर भी होगी आर। ओके, हाँ एक चीज़ आप बता दिए थे यहाँ पर, इसकी दूरी का परिमाण, और वो कितना था, तो वो हम लोग बता देंगे आर था। चलो, तो जब इस पृष्ठ से आर दूरी पर आपको कहा गया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है,
तो आपने एक गॉसियन बेलन सपोज किया जो कि पृष्ठ के आर पार होकर जा रहा है और उस बिंदु से होकर गुजर रहा है, उसकी जो समतल पृष्ठ है बेलन का उस बिंदु से होकर गुजर रहा है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी जरूरी है। और एक चीज समझना, हमने कैसे इस पृष्ठ को बनाया है बेलनाकार। मैंने कहा था कि ये स्रोत के सममित होना चाहिए, तो दिखना चाहिए कि कैसे है स्रोत के सममित। तो समझना बात को, मैंने कहा था इससे होगा क्या कि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पहली बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी या तो पृष्ठ के समांतर होगी, ऐसे बात समझ में आ रही है, और या फिर पृष्ठ के लंबवत होगी। इन दोनों से फायदा ये होगा, अगर पृष्ठ के समांतर है तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा। सॉल्व करने में आसानी होगी, किसको, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण। तो अगर 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू 0, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अच्छा, अगर पृष्ठ के लंबवत है तो क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत ही होता है बाहर की ओर, तो इन दोनों के बीच का कोण यहाँ 0 डिग्री बनेगा। तो cos 0 लिखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, इसीलिए हम लोग बेलनाकार पृष्ठ सपोज किए। देखिए कैसे, आपको समझाते हैं। तो एक एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो, फिर सभी फ्लक्सों को जोड़ लेना, वो पूरे पृष्ठ से पूरे गॉसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। फिर गॉस का नियम लगा देना, दोनों बराबर कर देना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम सभी जानते हैं बेटा, जो बेलन होता है उसमें कुल मिला के 3 पृष्ठ होते हैं, 2 समतल और 1 वक्र। तो यहाँ पर हम लोग बता देंगे, एक पृष्ठ तो ये हो गया बेटा, इसको आप नाम दे देना S1 सरफेस फर्स्ट, और दूसरा सरफेस ये हो गया बेटा, इसको हम लोग नाम दे देंगे सरफेस सेकेंड S2, और तीसरा ये जो है बेटा मुड़ा हुआ पृष्ठ जिसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं S3, ये सरफेस आपका थर्ड होगा। तो बेलन के तीनों पृष्ठ आपको दिख रहे हैं, एक एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए समझिएगा बढ़िया से। सबसे पहले जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बेटा, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, कैलकुलेशन फॉर सरफेस फर्स्ट। S1 पृष्ठ के लिए गणना करने वाले हो किसकी, फ्लक्स की, कितना फ्लक्स इस सरफेस से गुजर रहा है S1 से। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि इस बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A कितना है, क्षेत्रफल A इसका है, तो इसका भी A होगा और इसका भी A ही होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों का पूरे बेलन का क्या है, बराबर है, तो जितना क्षेत्रफल इसका अनुप्रस्थ काट का उतना इसका और उतना इसका। क्लियर बात, ओके। तो सबसे पहली बात आप जानते हो, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और क्षेत्रफल सदिश चाहिए, उनके बीच का कोण भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर बेटा इस प्लेट के कारण, जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित धन आवेश, इस प्लेट के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको मान लो E है। कितना है, E है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी आप जानते हो, अगर ये आपका सरफेस हो गया, इस पर धन आवेश वितरित है, तो जिस भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चाहिए उस बिंदु पर हम लोग करते क्या है, +1 कूलाम। इस बिंदु पर क्या करेंगे, +1 कूलाम टेस्ट चार्ज रख देते हैं, और जिस दिशा में ये जाएगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आप देखिए, अगर ये धन आवेशित प्लेट है और ये बिंदु P है जिस पर +1 कूलाम रखा है, तो प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी इधर की ओर भगाएगा, दूर की ओर। तो जब ये दूर की ओर +1 कूलाम जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ क्या होगी, दूर की ओर। वो आप बना दीजिए यहाँ पर, ये बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर। कितना माने थे, वेक्टर, ये तो मिल गया भैया, दिशा मिल गया। अब क्षेत्रफल सदिश की बात कर लेते हैं। अगर आप इसके छोटे छोटे अवयवों में विभाजित करके रखे हो
और मान लो उस छोटे से अवयव का मान डी ए है, कितना है, डी ए, छोटे से क्षेत्रफल अवयव का मान, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा बेटा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो समतल पृष्ठ ऐसे ही तो होगा, इधर ऐसे ही होगा, तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, इधर की ओर, वो भी आप बना दीजिए यहाँ पर ऐसे, ये हो जाएगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की। हाँ, कितना होगा बेटा, तो वेक्टर डी, ऐसे आप मान सकते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल होगा, अनंत सोच, ये हो गया। अब वेक्टर ई और वेक्टर डी ये दोनों मिला है आपको, और दोनों के बीच का कोण भी मिला है, तो आप इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, लिखेंगे क्या, लैंग्वेज देखिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, S1 से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि इस बेलन के इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, उसको आप मान लेंगे φ1 बराबर किसके होगा बेटा, अच्छा छोटा सा जो क्षेत्रफल है डी ए माने से, उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, आप सब जानते हो बेटा, उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। ये तो उस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। दूसरी चीज, अगर हम कहें पूरे समतल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो छोटे छोटे अवयवों से गुजरने वाले फ्लक्स को जोड़ोगे, जोड़ने का मतलब इसका आप समाकलन करोगे बेटा, क्या करोगे, समाकलन, ये हम समाकलन कर देंगे, बस इस सरफेस S1 से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो वेक्टर ई का परिमाण टी, वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए, और कॉस, इन दोनों के बीच का कोण, आप देख पा रहे हैं वेक्टर ई और वेक्टर डी ए दोनों एक ही दिशा में है, यानी इनके बीच का कोण 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। और हम सभी जानते हैं क्या बेटा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, 1 से गुणा करोगे उतना ही रहेगा। और दूसरी चीज ई क्या है, कांस्टेंट है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, जो समतल पृष्ठ यहाँ पर होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा बेटा, उतना ही रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि दूरी क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही है, हालांकि दूरी पर निर्भर ही नहीं करता। अभी आप देखना इज इक्वल टू आपको मिलेगा तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें आर कहीं है ही नहीं इस व्यंजक, क्लियर। चलो, वो छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम लोग माने थे, तो उस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होगी। तो ये कांस्टेंट है बेटा, इसको बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचा, केवल डी ए, भैया cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई। अब आप सब जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए किसके बराबर होने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि, या ऐसे लिख देना हियर, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर क्या होगा बेटा, ए, किसके बराबर होगा, ए है क्या, S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि डी ए क्या है, उसी को छोटे छोटे क्षेत्रफलों में बांट रखे थे, ऐसे ये था, इसको आप ऐसे छोटे छोटे क्षेत्रफल में बांट रखे थे। बात समझ में आ रही है, किसको, S1 पृष्ठ को, और S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है कितना है, ए, इस पूरे का क्षेत्रफल ए है, इसको आप छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों में बांट रखे थे, डी ए। बात समझ में आ रही है, डी ए इस तरह, और जब सबको जोड़ोगे तो फिर वो किसके बराबर रहेगा, ए के बराबर ही मिलेगा। तो समाकलन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना, तो डी ए डी ए डी ए ऐसे आप जोड़ते चले गए, S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर है, ए। यहाँ लिख दोगे क्या है बेटा, S1 का क्षेत्रफल है, ओके। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की वैल्यू ए, तो ये हो गया φ1। तो आप एक चीज़ बता दिए कि ये जो गॉसियन बेलन है, इसके एक समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा। बात समझ में आ रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ई और डी ए के बीच का कोण 0 भी है। बात समझ में आ रही है, तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें S2 की, मान लो जैसे यहाँ बिंदु P है, यहाँ पर भी ऐसे ही कोई बिंदु क्या हो, यहाँ पर भी ऐसे ही बिंदु P डैश हो, और उस पर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो, तो जितना यहाँ है उतना इधर होगा, समिति के कारण, सिमेट्रिक है ना, तो जितना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उतना ही यहाँ पर भी होगा। ऐसे इसको क्या करिए, यहाँ पर भी बता दीजिए,
कि इतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 मिनट। ये अब आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ओके, और जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसका क्षेत्रफल, उतना ही इसका क्षेत्रफल। ऐसे ही इसको अगर हम छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में विभाजित करें तो मान लीजिएगा एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव का मान D है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसके सदिश की आप सभी जानते हो, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो ये पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ के लंबवत होगा इधर की ओर, बाहर की ओर। तो वो चीज़ आप यहाँ पर बता देंगे कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और क्षेत्रफल अवयव का मान DA था तो इसलिए वेक्टर DA होगा। बात समझ में आ गई? तो उस पृष्ठ से भी गुजरने वाला फ्लक्स हम लोग ज्ञात करेंगे तो इतना ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E, क्षेत्रफल अवयव DA माने हो, इन दोनों के बीच का कोण 0 है, सेम कंडीशन वहां भी था, तो उतना ही फ्लक्स गुजरेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हम लोग बता देंगे। लिखेंगे, यही चीज़ ले लीजिए, थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। देखना बेटा, हम लिखेंगे क्या? कैलकुलेशन फॉर S2, तो ये 5 मान लेना। बात समझ में आ रही है? हाँ, ध्यान देना, हम लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर S2। जो सरफेस सेकंड आपको दिख रहा है इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ओके, तो यहाँ पर लैंग्वेज भी हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे S2 से गुजरने वाला फ्लक्स। चलो भैया, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। करना क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मान लें, उससे गुजरने वाला फ्लक्स बताएंगे। तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा क्या? उस छोटे से क्षेत्रफल अवयव पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर? अब आपको उस पूरे S2 से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, तो क्या करना होगा? छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयवों से गुजरने वाले फ्लक्स को जोड़ना होगा। तो इसी फ्लक्स को हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब समाकलन कर देंगे, और जब जोड़ देंगे तो पूरे S2 से गुजरने वाला फ्लक्स आपको मिल जाएगा 5। तो यहाँ पर वही लिख देंगे 5 टू बराबर इतना। बात समझ में आ रही? अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, जहाँ थीटा क्या होगा? वेक्टर ई और वेक्टर डी ए का बीच का कोण होगा। तो यहाँ पर वेक्टर ई का परिमाण ई, वेक्टर डी ए का परिमाण डी ए, कॉस वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण यहाँ देखना बेटा 0, तो 0 रख दें। हम सभी जानते हैं बेटा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 से गुणा करोगे केवल ई और डी ए रहेगा। ई क्या है? सरफेस सेकंड के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो वो तो नियत रहेगा, तो नियतांक है, तो नियतांक को हम लोग बाहर कर लेंगे, अंदर बचेगा केवल डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी। बात समझ में आ रही? यहाँ पे भी बेटा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर ए है, और एक इसके बराबर है, तो ये S2 का क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो समतल सतह आपको बेलन का दिख रहा है उसका क्षेत्रफल हो गया। ओके, और जब वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की जगह ए, तो आपको 5 की वैल्यू मिल जाएगी E इंटू ए। तो 5 से S1 से गुजरने वाला फ्लक्स 5 E, S2 से गुजरने वाला फ्लक्स 5 बराबर E, इतना। अब S3 यानी जो वक्र पृष्ठ है बेलन का, उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी आप निकालें, तो लिखेंगे, ध्यान देना बेटा, लिखेंगे चलो, हाँ यहाँ लिखेंगे S3 कैलकुलेशन फॉर S3 सरफेस थर्ड से गुजरने वाला फ्लक्स। सरफेस थर्ड का मतलब जो वक्र पृष्ठ है बेलन का, उससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो उससे 0 फ्लक्स गुजरेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, अगर हम आपसे कहें क्या किस बेलनाकार
जो सरफेस है इस पर अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ऐसे सपोज कर लें डी है, ध्यान देना बेटा, इसका क्षेत्रफल अवयव हम मान लिए ये डी है, ठीक है। ओके, ये अब आपको दिख रहा है, ठीक है। ये अब अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल सदिश की, तो आप सभी जानते हो अगर ये बेलन है, इसके ऊपर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव सपोज किए हैं, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर यानी ऊपर की ओर। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर भी जो क्षेत्रफल सदिश होगा बेटा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऊपर की ओर, ये ऐसे। ये हो गया। चलो अगर हम वैल्यू पूछें आपसे कि कितना होगा, तो आपको बताना इसका परिमाण डी ये है, तो जाहिर सी बात है इसका मान कितना होगा, वेक्टर डी। कितना होगा बेटा, वेक्टर डी। ये अच्छा, इस बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, ये बेलन ऐसे था बेटा, बात समझ में आ रही है, और इसके ऊपर आपने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव मान लिया है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन चाहिए आपको, तो वहां पर +1 कूलम रखना टेस्ट चार्ज। अब ये जो धन आवेशित सीट है उस टेस्ट चार्ज को दूर की ओर भगाएगी, क्योंकि ये भी धन आवेशित है वो भी धन आवेशित है, तो प्लस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिसके कारण से +1 कूलम इधर की ओर चलेगा, तो उधर की ओर ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन भी होगी। तो आप बना देंगे, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। हाँ, इसका मान बता देंगे कितना है बेटा, वेक्टर है। और आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो कोण है बेटा वो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कौन नहीं जानता, आप बताओगे 0 होगा, तो इसलिए इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ही 0 हो जाएगा। कैसे, लैंग्वेज देखना बेटा, हम लिखेंगे S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, तो S3 से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसको आप φ3 मान लेना। कितना मान लेंगे बेटा, φ3, और बता देंगे 0, इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। रीजन तो बताएंगे, यहाँ कोण का मान जो था बेटा वो 90 डिग्री था, और इसलिए cos 90 डिग्री की वैल्यू हम सभी जानते हैं 0 होता है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही हम ओपन कर दे फार्मूले पे ई डी ए कॉस थीटा, cos थीटा की जगह कितना लिखते हैं, cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 से गुणा कराते हैं पूरा टर्म ही 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए लिख दिया गया φ3 0। अब आप जानते हो कि आपके पास जो गॉसियन बेलन था वो सिमेट्रिक था, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो पृष्ठ पर नियत थी, यहाँ पर ही वहाँ पर ही, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही प्रत्येक बिंदु पर नियत थी। दूसरी चीज, सममिति के कारण प्रत्येक पृष्ठ पर आप देख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और DA के बीच का कोण या तो 0 डिग्री है या तो 90 डिग्री है। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। क्लियर? बाकी स्वैच्छ पृष्ठ तो है ही, आप किसी भी आकार का मान सकते हो। अच्छा, जब आपको बेलन के सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स मिल गया, यानी दोनों समतल पृष्ठ से और एक वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल गया, तो आप बता सकते हो संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स। लिखेंगे क्या, लिखेंगे ना। अब संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाले फ्लक्स को आप मान लेना φE, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ये किसके बराबर होगा, तो पहले सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स φ1, दूसरे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स φ2, तीसरे सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स φ3, ऐसे मान लेंगे और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो करिए बेटा, φ1 की वैल्यू E है, देखिए
φ2 की वैल्यू VEA और φ3 की वैल्यू 0। तो अगर हम आपसे कहें कि इसलिए φE यानी संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स EA और EA कितना होगा बेटा 2EA और 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं, इतना है ये। और इसको हम बना देंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए से ज्ञात कर लिया इस बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स। अब दूसरा मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि आप इसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गॉस के नियम से ज्ञात करेंगे। इतना ही आना चाहिए। देखिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, लिख देंगे गॉस के नियम से क्या लिखेंगे भाई, गॉस के नियम से इस संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी लैंग्वेज यही रहेगा, ले लीजिए। हाँ बेटा ध्यान देंगे, लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स। तो संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ही होगा, क्योंकि अभी निकाले हो उसको आप फाई माने थे तो फाई है। लेकिन गॉस का नियम क्या कहता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0। तो हमको नहीं पता कि कितना आवेश घेर रहा है बेलन, तो सपोज कर लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, माना गॉसियन पृष्ठ, या फिर शॉर्ट में लिख लेना बेलन। बेलन ही तो है गॉसियन पृष्ठ। यहाँ पर माना बेलन द्वारा घेरा गया आवेश Q है। कितना है बेटा, Q है। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया कि ये जो बेलन है, बेलन इस सीट के आर पार आपने कल्पना की है, बात समझ में आ रही है। तो इस सीट के क्षेत्रफल A को घेर रहा है, क्योंकि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ना। अगर ये बेलन है मान लीजिए और इस सीट के आर पार जाएगा, तो इसका जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होगा बेटा, लंबाई के लंबो दिशा में काटो। बात समझ में आ रही है। तो जो आपको क्षेत्रफल मिलेगा तो वृत्ताकार मिलेगा। तो वृत्ताकार आपको क्षेत्रफल दिख रहा है A, इतने ही क्षेत्रफल को तो घेर कर जा रहा है इस सीट के A क्षेत्रफल को ही तो घेर कर जा रहा है। तो उस A क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा उसी को ये घेर रहा है। तो आपने तो मान लिया है, माना बेलन द्वारा घेरा गया आवेश Q है, यानी कि इस A क्षेत्रफल पर Q आवेश वितरित था, तभी तो उसको घेर रहा है। ओके, तो अगर इतनी सी बात आपको पता है, एक चीज हम और बता सकते हैं क्या, इसलिए जो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, आप कैसे निकालते थे, कुल आवेश को कुल क्षेत्रफल से भाग कर देते थे। तो आप जान रहे हो Q आवेश A क्षेत्रफल पर वितरित है, तो Q आवेश को हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर Q आवेश A क्षेत्रफल पर वितरित है, तो इसलिए Q आवेश को A से भाग कर देंगे, और वो किसके बराबर होगा, सिग्मा से। क्यों, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो A क्षेत्रफल पर कितना आवेश, Q आवेश, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा। ध्यान देना बेटा, एकांक क्षेत्रफल पर Q A गुणे में इधर आएगा भाग में, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इतना आवेश होगा Q बाई A, और जितना आवेश वितरित होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, उसी को तो हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ से हो गया, तो इसके A क्षेत्रफल पर Q आवेश वितरित है, ऐसा आपने माना, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A होगा, ये चीज। ओके, हाँ, तो गॉस का नियम लगाइए बेटा,
इस संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई। इस बेलन द्वारा घेरा गया कुल आवेश, कितना आवेश, क्यू, तो क्यू और बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, ऐसा गॉस का नियम कहता है। ओके, अगला स्टेप देखना बेटा, फाई ई बराबर, हाँ क्यों हमको नहीं पता, हम लोगों ने मान लिया था कि ए क्षेत्रफल पर क्यों आवेश वितरित, हाँ लेकिन सिग्मा जरूर पता है, सिग्मा पता, ए पता, तो क्यू का मान हम लोग सिग्मा और ए के टर्म में निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर हम ऐसे क्यू के लिए सॉल्व करें बेटा, तो ए भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ये भी बात सही है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या लिखेंगे, क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू ए और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई बात नहीं, ये आपको मिल गया बेटा। इसको बना लेना सेकेंड, ठीक है। यह है क्या, गॉस के नियम से जब आप ज्ञात किए हो कि उस गॉसियन बेलन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो आपको मिला है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके, अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए बेटा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप देख पा रहे हो फाई के बराबर ये भी है, फाई के बराबर ये भी है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, कह सकते हो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा। यानी कि इक्वेशन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हम लोग देखते हैं तो हमको मिलता है 2EA, क्या बेटा 2EA बराबर किसके हैं, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ए से ए तो कट जाएगा और हमको चाहिए क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो ई को रोकेंगे, दो गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो इसलिए ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इधर जाएगा तो भाग में 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख पा रहे हैं कि उस सीट से, इस सीट से r दूरी पर एक बिंदु P था और वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप E माने थे, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितने बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे फार्मूले में आपको कहीं भी स्मॉल r नहीं दिख रहा, जो कि आप दूरी माने थे, स्मॉल r नहीं दिख रहा, यानी कि दूरी पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई भी सीट है एक समान रूप से आवेशित है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उसके निकट यहाँ 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 कहीं भी ज्ञात करेंगे, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये था बेटा गॉस के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा नंबर, अनुप्रयोग, बात समझ में आ रही है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग है दूसरा नंबर, क्लियर। अब ये बात तो आप समझ ही गए हैं, इसी पर आधारित एक चीज़ और देख लीजिए आप, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आगे काम रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट आप थ्योरी करके देख लीजिए। आप सपोज करिएगा बेटा कि आपके पास ऐसे मान लो 2 सीट्स हैं, कितने, 2 प्लेट हैं, ये एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया। ये बेटा ऐसे दोनों प्लेटें रखी हुई है, ऐसे इस तरीके से, बात समझ में आ रही है, तो आपको ऐसे दिखेगा, क्लियर। ये 2 प्लेटें हो गई और दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है, यानी इसका भी सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है, बात समझ आ रही। बस फर्क क्या है कि इस पर एक पर धन आवेश है, ऐसे सपोज कर लेंगे, थोड़ा ठीक से लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सिग्मा होगा और इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा, ओके। और फर्क क्या होगा बेटा, एक पर धन आवेश है और दूसरे पर ऋण आवेश है, इस तरीके से। आप सपोज करना आपके पास 2 समतल प्लेटें हैं, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा समान होगी,
बस एक पर धन आवेश है, दूसरे पर ऋण आवेश है, और दोनों ही एक दूसरे से कुछ दूरी पर ऐसे समांतर रखे हुए, ऐसे समांतर रखे हुए। क्लियर। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस प्लेटों के बाहर कोई एक बिंदु ले लीजिए, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, प्लेटों के भीतर कोई बिंदु ले लीजिए, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, कितना होगा, तो वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे बेटा, सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए सपोज करेंगे इसके बाहर यहाँ पर एक बिंदु है, और इसके बीच में एक बिंदु है, और इसके बाहर फिर एक बिंदु है। बिंदु का नाम भी दे दो। सपोज कर लीजिएगा ये जो बिंदु है बेटा, यहाँ पर ए मान लीजिएगा, यहाँ पर बी मान लीजिएगा, यहाँ पर सी मान लीजिएगा। ए बी सी 3 बिंदु है बेटा। सी कूलाम दिक्कत ना हो इसलिए आप क्या करिए, कोई और मान लीजिए। जैसे ये ए है तो इसको ए डैश मान लीजिए, ओके, और यहाँ पर बिंदु बी मान लीजिए। बात खत्म। इन तीनों बिंदुओं पर आपको कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। आप करना क्या, प्लेट को नाम दे दो। मान लेना ये प्लेट 1 है, ये पहली प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। क्लियर। अब आप किसी एक बिंदु के लिए कैलकुलेशन करिए बेटा। जैसे हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं ए डैश, पहले ए पर ज्ञात कर लेते हैं। एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले प्लेट 1 के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे जी क्या, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अगर कोई पूछे कहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु ए पर। कहाँ पर बेटा, बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी, उसको आप सपोज कर लीजिएगा। हाँ, कितना है, तो हम मान लेंगे E1, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप अभी प्रूफ किए हो। अगर आपके पास कोई सीट है और उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दूरी पर निर्भर नहीं करती, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा क्या होगा, उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व, और 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही। तो जाहिर सी बात है, पहली प्लेट यही तो है, इसके कारण बिंदु ए पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा E1 इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से अगर हम पूछें कि प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण बिंदु ए पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, ध्यान देना बेटा। किसके कारण ज्ञात कर रहे हैं, तो प्लेट 2 के कारण। प्लेट 2 के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके, उसको मान लेना आप E2। तो जब दूरी पर निर्भर ही नहीं करता है, ध्यान देना, जब दूरी पर निर्भर नहीं करता तो प्लेट 2 के कारण भी बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा, क्योंकि इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। बात समझ में आ रही है, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। लेकिन इनकी दिशा क्या है ये भी लिखिए आप, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि 2-2 प्लेटें हैं तो एक ही बिंदु पर 2-2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। क्लियर। तो निकाल लिए बिंदु ए पर 2-2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं काम करेगी, E1 और E2, उनकी डायरेक्शन निकालिए, तभी आप सदिश राशियों को हल कर सकते हैं, परिणामी निकाल सकते हैं। क्योंकि सदिश राशियों का योगफल हो, अंतर हो, चाहे गुणनफल हो, उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। कोण पता होना चाहिए, कोण का मतलब दिशा। चलो बताते हैं बेटा दिशा क्या होगा, ध्यान देना।
जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर मैंने कहा है कि आप +1 कूलाम रखिए, +1 कूलाम टेस्ट चार्ज रखिए, और वो जिधर की ओर जाएगा उधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो अगर आप प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान रहे हैं, तो E1 की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए प्लेट 1 को देखिए कि इस पर धन आवेश है, धन आवेश को रिपल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा, तो कह सकते हो प्लेट से दूर की ओर होगा, इधर की ओर। ये बता दी, ये प्लेट से दूर की ओर। बात समझ में आ रही है? किसकी वैल्यू है? तो आप बताएंगे E1 है। क्या है बेटा? तो वेक्टर E। ओके। अब प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ए पर ज्ञात करनी है, तो उसको आपने E2 माना है, E2 की डायरेक्शन बतानी है, तो आप प्लेट 2 को देखिए, प्लेट 2 पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश +1 कूलाम को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा? तो आप बताओगे आकर्षित करेगा, यानी प्लेट की ओर ही होगी। और परिमाण बराबर है, तो वेक्टर की लंबाई भी क्या होगी बेटा? बराबर होगी, इसलिए इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये हाँ, कितना होगा बेटा? तो वेक्टर E2। बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अब आप सभी देख पा रहे हो बिंदु ए पर E1 और E2 क्या है? सदिश राशि दोनों विपरीत दिशा में। हम सभी जानते हैं इनके बीच का कोण 180 डिग्री बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज के नियम पर अगर दो सदिश राशियां विपरीत दिशा में हैं, तो उनका परिणामी उनके परिमाण को घटा कर निकालते हैं, यानी E1 और E2 को क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे, बिंदु ए पर परिणामी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या अतः ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और इसको अगर हम E माने, तो E बराबर होगा क्या? E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए घटा दिए। ठीक बात है। और E1 और E2 की वैल्यू समान है, क्यों? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। जब दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि E1 बराबर है E2 के, और बराबर चीज़ों को घटाएंगे तो 0 ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया बेटा। तो ये चीज़ याद रखना कि देखो प्लेट के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी बिंदु ए पर 0 आ गई। ऐसे आप ए डैश पर भी निकाल लो। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं, ध्यान देना। तो सेम कैलकुलेशन होगा बेटा, ऐसे ही, और 0 वहाँ पर भी आएगा। क्यों? मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, एट पॉइंट ए डैश पर, तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 1 ये है, इसके कारण बिंदु ए डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लिए, ठीक है। उसकी वैल्यू उतनी ही होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका पृष्ठीय आवेश सिग्मा है। अच्छा, उसके निकट उतना ही हो गया। ऐसे प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? ए डैश पर। तो प्लेट 2 के कारण ए डैश पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका भी पृष्ठीय आवेश सिग्मा है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। ओके, अतः ए डैश पर अगर आपसे कोई कह रहा है ए डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तो हम लिख देंगे अतः ए डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। ध्यान देना थोड़ा, इसको क्यों माइनस किया गया। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ए डैश पर अगर हम यहाँ +1 कूलाम रखें डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी? प्लेट 1 के कारण है, तो प्लेट 1 यहाँ पर +1 कूलाम को दूर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ में आ रही है? अपने से दूर की ओर क्या करेगा? प्रतिकर्षित कर देगा। तो जब +1 कूलाम इधर की ओर जा रहा है, तो E1 की डायरेक्शन क्या होगी? इधर की ओर होगी। देखना, हाँ, तो ये E1 की
डायरेक्शन हो जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर E2 की वैल्यू देख लेते हैं बेटा। अब ध्यान देना, E2 क्या है, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेट 2 इधर देखिए, प्लेट 2 प्लस 1 कूलम्ब को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा क्योंकि इस पर ऋण आवेश है। तो इसलिए E2 की डायरेक्शन क्या होगी, इसी प्लेट की ओर होगी। तो उसको आप बना दीजिए, ये किसकी डायरेक्शन होगी, E2 की डायरेक्शन। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हो बेटा, चूंकि वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 परस्पर विपरीत है। क्या है बेटा, परस्पर विपरीत है। अच्छा, परस्पर विपरीत हैं तो बिंदु A डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बेटा E, वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी, यानी E1 माइनस E2 के अंतर के बराबर होगी। और E1 की वैल्यू अगर हम रखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है। बात समझ में आ रही है। ऐसे E2 की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है, यानी बराबर है, वही चीज़ जैसे वहाँ हुआ था। तो बराबर चीज़ों को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। तो इसलिए याद रखिएगा कि बिंदु A डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको एक चीज़ तो पता चल गया है कि अगर हमारे पास दो समान पृष्ठीय आवेश घनत्व वाले प्लेट हैं और एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, बात समझ में आ रही है, तो उनके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0। अब भीतर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो ध्यान देना, चलो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एट पॉइंट बी क्या है बेटा, आप देख पा रहे हो दोनों प्लेटों के बीच में, बात समझ में आ रही है। प्लेटों के बीच में जरूरी नहीं यहाँ ज्ञात करें, यहाँ ज्ञात करें, यहाँ ज्ञात करें, उतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है ये चीज़। हाँ ध्यान दीजिएगा, बी पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, सबसे पहले तो बी पर प्लेट 1 और प्लेट 2 दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो निकालिए, फिर परिणामी निकालिए। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, लैंग्वेज बेटा क्या लिखेंगे, प्लेट 1 के कारण बी पर, बी तो लिखा ही है, चलिए फिर भी ठीक है, बी पर वैद्युत क्षेत्र, इसको आप मान लीजिए E1, कितना मान लेंगे बेटा, E1 है, ठीक है। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप सभी जानते हैं प्लेट के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अभी आप प्रूफ किए हैं, कोई भी प्लेट है उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ओके, E1 की वैल्यू मिल गई, ऐसे ही आप E2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए निकाल ले रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा जगह बना लीजिए। चलिए ठीक है, ऐसे ही हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेट 2 के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको हम लोग मान लेंगे E2।
क्या मानेंगे बेटा E2। तो O भी होगा, प्लेट 2 ये है, इसके कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, उतना ही होगा ये। अब डायरेक्शन ज्ञात करें तभी आप परिणामी निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर +1 कूलम ऐसे आवेश रख देंगे, टेस्ट चार्ज देखने के लिए किधर की ओर जाता है। तो प्लेट 1 के कारण जो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसकी डायरेक्शन निकालिए। तो प्लेट 1 को देखिए, ये है धन आवेश है, प्लेट 1 +1 कूलम को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। तो हम सभी जानते हैं प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी दूर की। तो प्लेट 1 के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट से दूर की ओर होगी। तो E1 की डायरेक्शन आपको पता चल गया बेटा, कितना होगा, इधर की ओर, डायरेक्शन इधर की ओर। बात समझ में आ रही। अब हाँ, यहाँ लिख भी दे रहे हैं इसकी डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर E1 की डायरेक्शन, ओके। अब प्लेट 2 के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माने, E2 की डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम +1 कूलम रखते तो प्लेट 2 करता क्या, अपनी ओर आकर्षित करता कि प्रतिकर्षित करता। तो आप सभी जानते हो माइनस वाला प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करता, यानी इसी प्लेट की ओर होगी। तो आप सभी बता दोगे कि E2 की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो इधर की ओर होगी, ठीक है। ये बिंदु B था, ओके, इसकी डायरेक्शन है तो वेक्टर E2 की डायरेक्शन। अब आप सभी देख पा रहे हो कि यहाँ पर E1 और E2 एक ही दिशा में, और अगर एक ही दिशा में है तो परिणामी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः B पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जनरली हम लोग वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, अगर हम E मान लें तो B पर ज्ञात करें बेटा, तो E = कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं क्योंकि वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 समदिश है, क्या है बेटा, समदिश है। और अगर ये समदिश है तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो E1 और E2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिख लीजिए E1 + E2, दोनों की वैल्यू पुट करिए बेटा। E1 की वैल्यू σ/2 ε0, E2 की वैल्यू σ/2 ε0 लिख देंगे। तो σ/2 ε0 प्लस σ/2 ε0, हम सभी जानते हैं बेटा हर बराबर कितना, 2 ε0। तो अंश जुड़ जाएगा, सिग्मा सिग्मा कितना होगा, 2 सिग्मा हो जाएगा, किसके बराबर था, E के। तो 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए E बराबर σ/ε0। तो आप याद रखिएगा बेटा कि अगर इस तरीके से कहीं मिलता है, दो प्लेटें मिलती हैं, एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित है, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान है, बात समझ में आ रही है। तो उस प्लेट के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो σ/ε0, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर हम किनारों को छोड़ दें तो यहाँ पर और यहाँ पर छोड़ दें तो बीच में क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और उसका परिमाण कितना होगा, σ/ε0। अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछे तो आपको दिख रहा है ऋण आवेश ऋण प्लेट की ओर, यानी प्लेट 2 की ओर होगी। डायरेक्शन आप देखना नेगेटिव प्लेट की ओर, ये हमेशा। तो ये तो आप जानते हैं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, तो इधर की ओर होगी बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये चीज़ याद रखना, ये जब आप पढ़ोगे कैपेसिटर पढ़ोगे तो वहाँ पर 2 प्लेटें होंगी, एक धनावेशित एक ऋणावेशित, उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का काम आएगा। तो डायरेक्ट लिख देना σ/ε0, इतना हम जानते हैं।